Hello students, here is Coulomb's law, second lecture. Redistribution of charges. Redistribution of charges का मतलब क्या है? अगर दो कंडक्टिंग स्फीयर हो इक्वल साइज़ के, दो कंडक्टिंग स्फीयर इक्वल साइज़ के हों, उनको चार्ज किया जाए और फिर उनको अगर एक दूसरे से कांटेक्ट में रखा जाए कुछ देर के लिए और फिर उनको अलग अलग कर दिया जाए, तो एक बॉडी से एक कंडक्टिंग स्फीयर से चार्ज निकलकर दूसरी बॉडी में दूसरे कंडक्टिंग स्फीयर में मूव करता है और तब तक ये चार्जेज का फ्लो होता है जब तक कि दोनों पर चार्ज क्वांटिटी सेम ना हो जाए, दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो जाए। बट ये कॉन्सेप्ट तभी के लिए है जब दो कंडक्टिंग स्फीयर इक्वल साइज़ के हों। समझ में आया? अंडरस्टैंड? रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या हुआ कि दो कंडक्टिंग स्फीयर इक्वल साइज़ के हों, उनको आपस में अगर कांटेक्ट में रखें तो एक से चार्ज निकल कर दूसरे में फ़्लो होते हैं और तब तक फ़्लो होते हैं जब तक कि दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो जाता है। बट ये कॉन्सेप्ट हमेशा कब के लिए याद रखेंगे आप? जब दोनों कंडक्टिंग स्फीयर का साइज़ सेम हो, इक्वल साइज़ के हों। डिफरेंट साइज़ के होंगे तब ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया जा सकता है। लिखा हुआ है टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ सेम साइज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट और फॉर ए शॉर्ट वाइल, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एज फॉलोइंग। कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है? सपोज एक कंडक्टिंग स्फीयर ए है और दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर बी है, दोनों का साइज सेम है। एक पर चार्ज क्यू ए है, दूसरे पर चार्ज क्यू बी है। दोनों को हमने कांटेक्ट में रखा या फिर वायर से जोड़ दिया, तो अब एक से चार्ज निकल कर दूसरे में मूव करेगा। जिसमें चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ से चार्ज निकल कर दूसरी बॉडी में मूव करेगा और तब तक फ्लो होगा जब तक कि चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों पर इक्वल नहीं हो जाता है। तो जब इनको कांटेक्ट हटा देंगे, दूर दूर रख देंगे, तो दोनों पर जो फाइनल चार्ज होगा वो कैसा होगा? इक्वल, मैग्नीट्यूड भी इक्वल और नेचर भी इक्वल सेम। सपोज कर लो आफ्टर सम टाइम जब इनको हमने दूर दूर रखा तो एक पर चार्ज क्यू ए डैश, दूसरे पर चार्ज क्यू बी डैश, बट दोनों पर मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम। तो अब कितना होगा वो देख सकते हैं। चार्ज ऑन ईच स्फीयर विल बी इक्वल, चार्ज ऑन ईच स्फीयर विल बी इक्वल। कितना होगा ये लिखा हम लोगों ने, क्यू ए डैश इज इक्वल टू क्यू बी डैश इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ क्यू ए प्लस मॉडुलस ऑफ क्यू बी डिवाइडेड बाई 2। मतलब दोनों पर जो फाइनल चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा? दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के सम का हाफ। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तभी के लिए है जब दोनों पर चार्ज का नेचर सेम हो, दोनों सेम नेचर के चार्जेज हों। ठीक है? अगर दोनों पर अपोजिट नेचर के चार्ज है तब हर एक पर चार्ज कितना होगा? क्यू ए डैश और क्यू बी डैश तो इक्वल होंगे ही। दोनों के चार्ज का जो डिफरेंस होगा, मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड ही लिखोगे, साइन नहीं। दोनों पे चार्ज का जो डिफरेंस होगा उसका हाफ। तो क्यू ए डिफरेंस क्यू बी का हाफ और क्यू ए और क्यू बी कैसे होने चाहिए? अपोजिट नेचर के। तो अपोजिट नेचर के चार्ज हों तब ये फार्मूला यूज करोगे, सेम नेचर के चार्ज हों तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ इक्वल साइज हैविंग चार्ज ऑफ q and 5q. The force between the charges is F. Now both the spheres are placed in contact and separated at some distance, same distance. Find out the new force between the sphere. दो इक्वल साइज के कंडक्टिंग स्फीयर हैं, एक पर चार्ज q है, दूसरे पर 5q है। दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो F है। ठीक है? अब कह रहा कि इन दोनों को हमने थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट में रखा और फिर एक दूसरे से दूर रख दिया उतनी ही दूरी पर। अब इनके बीच नया फोर्स कितना होगा? देखें सोल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन में F इजकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एक पर चार्ज कितना था? Q1 Q, दूसरे पर चार्ज 5Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इक्वेशन 1 यू कैन से। सेकंड कंडीशन,
आफ्टर प्लेसिंग इन कॉन्टैक्ट द न्यू चार्ज ऑन ईच स्फीयर, दोनों पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 डैश और Q2 डैश तो इक्वल हो जाएंगे, और कितना होगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, Q प्लस 5Q डिवाइडेड बाई 2, रिजल्ट विल बी 3Q। तो हर एक पर चार्ज कितना हो गया, 3Q। नाउ फोर्स कितना हो गया, न्यू फोर्स F डैश इजकल टू K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर, देयरफॉर F डैश इजकल टू K 3Q इंटू 3Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इक्वेशन 2। दोनों को डिवाइड कर लो, नया फोर्स आ जाएगा F डैश इजकल टू 9F/5। करेक्ट, इस तरह से इसका यूज किया जाता है चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट है कूलॉम्स लॉ में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कभी कभी ऐसा होता है कि दो चार्जेस तो गिवन होते हैं बट उनके बीच की डिस्टेंस नहीं दी होती है, उन दोनों चार्जेस की पोजीशन गिवन होती है कि जो चार्जेस की पोजीशन क्या है। सपोज कर लो एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस इनके परपेंडिकुलर होगा इस तरह से। अब एक चार्ज Q1 है, इसकी पोजीशन वेक्टर R1, पोजीशन वेक्टर के बारे में LM में पढ़ाया जाता है। दूसरे चार्ज Q2 की पोजीशन वेक्टर R2, पहला चार्ज Q1 है, उसकी पोजीशन ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है और किस डायरेक्शन में, वेक्टर R1। दूसरे की पोजीशन वेक्टर R2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच फोर्स की बात करें, ये चार्ज Q2 जो है वो इस Q1 चार्ज पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा इस तरह से, इस फोर्स को बोलेंगे वेक्टर F12, वेक्टर F12। इट मीन्स फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। Q1 जो है वो Q2 पर फोर्स लगाएगा, और कितना फोर्स लगाएगा, रिपल्सन ये भी लगाएगा, इसको बोलेंगे वेक्टर F21। वेक्टर F21 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। अब देखो ज़रा, इसने इसको इधर पुश किया और इसने इसको इधर पुश किया, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। मतलब F12 और F21 इक्वल होंगे बट डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट। इसका मीन्स ये भी होता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जितना फोर्स लगाता है, दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पर उतना ही फोर्स लगाता है, चाहे उनके मैग्नीट्यूड कुछ भी क्यों ना हो। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को म्यूचुअल फोर्स कहा जाता है। तो Q1 Q2 पर जितना फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा, इसीलिए इसको म्यूचुअल फोर्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर 10 माइक्रोकूलाम Q1 है और 2 माइक्रोकूलाम Q2 है, तो 10 माइक्रोकूलाम 2 माइक्रोकूलाम पर जितना फोर्स लगाएगा, 2 माइक्रोकूलाम भी 10 माइक्रोकूलाम पर उतना ही फोर्स लगाएगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये पोजीशन हो गई वेक्टर R1, ये पोजीशन वेक्टर R2, वेक्टर F12 समझ में आ गया, वेक्टर F21 समझ में आ गया। फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, वेक्टर F12 जो पहले लिखा जाए उस पर लगने वाला फोर्स, जो बाद में लिखा हो उसके कारण, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 कैप। R12 कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। अब इसी यूनिट वेक्टर को चेंज करो तो वेक्टर फॉर्म में ये लिख सकते हैं, वेक्टर F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R12। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, मालूम होगा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। वेक्टर R12 कैसे ब्रेक करोगे, वेक्टर R12 का मतलब क्या हो गया, पहले चार्ज की डिस्टेंस दूसरे चार्ज से, डिस्टेंस ऑफ चार्ज Q1 रिलेटिव टू चार्ज Q2, ब्रेक करोगे तो वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। उसी तरह से फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, वेक्टर F21 से रिप्रेजेंट करेंगे, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ R21 का होल स्क्वायर R21 कैप। कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। फिर से अब अगर इसको ब्रेक करो तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर
डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्यूब हो जाएगा यहाँ पर आके। इसको ब्रेक करेंगे तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। जब कभी ऐसा हो कि चार्जेस की पोजीशन वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तब ये फार्मूला यूज़ करें। साथ में ध्यान ये रखना, इसके पहले जो फार्मूले हम यूज़ करते थे उसमें Q1 Q2 की वैल्यू केवल मैग्नीट्यूड लिखते थे विदाउट साइन। यहाँ पर Q1 Q2 की वैल्यू विथ साइन लिखोगे। Q1 Q2 विथ साइन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। नाउ फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सपोज कर लो एक चार्ज Q1 है और इसके आसपास और भी बहुत सारे चार्ज हैं, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है। अब ये जितने भी चार्जेस हैं वो एक चार्ज पर फोर्स लगाएंगे। तो हमें फाइंड आउट करना है कि Q1 पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स निकालना हो तो सबसे पहले ये देख लेना कि उसके आसपास कितने चार्जेस हैं। तो Q1 के अराउंड कितने चार्जेस हैं, 1 2 3 4। इन चारों चार्जेस के कारण इस पर फोर्स लगेगा। अब Q2 के कारण जो फोर्स लगेगा Q1 पर किससे शो करोगे, वेक्टर F12, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। Q3 के कारण जो फोर्स लगेगा कैसे शो करेंगे, वेक्टर F13, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3। Q4 के कारण फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q4, फोर्स ऑन चार्ज Q1 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q5, वेक्टर F15। तो Q1 के आसपास जितने भी चार्जेस हैं उन सब के कारण Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है वो सब कैलकुलेट कर लें और फिर टोटल फोर्स निकालने के लिए उनका रिजल्टेंट नेट फोर्स और टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 will be equal to the resultant of all the forces. Therefore you can say F net is equal to vector F12 plus vector F13 plus vector F14 and so on. इन सब का रिजल्टेंट निकालोगे वही Q1 पर टोटल फोर्स या नेट फोर्स बोला जाएगा। कैसा इनका यूज करते हैं, एक एग्जांपल देख सकते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पर 3 चार्जेस प्लेस किए गए हैं। ए पर चार्ज है 9 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्टेट कूलम CGS में। बी पर चार्ज है 1 ESU। सी पर चार्ज है 16 ESU। ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर है। सारी वैल्यू CGS में दे रखी है। फाइंड आउट द टोटल फोर्स ऑन 1 ESU चार्ज। तो अब देखो ज़रा, इस पर लगने वाला फोर्स निकालना है। तो इसके आसपास कितने चार्जेस हैं, 2, 9 ESU 16 ESU। इन दोनों के कारण इस पर फोर्स लगेगा। तो अब 9 ESU के कारण 1 ESU पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू A ऑन B, FBA। P पर लगने वाला फोर्स A के कारण, जो पहले लिखा उस पर फोर्स, जो बाद में लिखा उसके कारण के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा 1 डाइन। CGS में वैल्यू रखनी है। CGS में 1/4πε0 की वैल्यू क्या बताई थी, 1। Q1 की वैल्यू क्या है CGS में, 9। Q2 की वैल्यू क्या है, 1। R की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर। 3 का स्क्वायर करोगे 9। CGS में फोर्स की यूनिट होती है डाइन, तो 1 डाइन हो गया। फोर्स ड्यू टू C ऑन B। अब B पर इसके कारण भी फोर्स लगेगा, तो कितना लगेगा वो कैलकुलेट कर लो। वही फार्मूला के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लो, Q1 की जगह 1 ESU, Q2 की जगह 16, R की जगह लिखोगे 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, K की वैल्यू 1, रिजल्ट आ जाएगा 1 डाइन। अब ये तो दोनों फोर्स हो जाएगा। अब देखो ज़रा, जो इसके कारण इस पर फोर्स लग रहा था वो फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो FBC तो ये हो गया। इसके कारण जो फोर्स लग रहा था, ए के कारण बी पर जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स ऑफ रिपल्सन FBA हो गया। अब 2 फोर्सेज हो गए, इनके बीच के एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब 2 वेक्टर हों, अगर दोनों परपेंडिकुलर हों तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, R इजकल टू फार्मूला पढ़ते होंगे, √A² + B² + 2AB cos थीटा। थीटा के वैल्यू 90 डिग्री,
तो आर इजकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस 90 0। उसी तरह से एफ नेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट एफ बी ए स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी ए एफ बी सी कॉस 90 0 ख़त्म हो गया। वैल्यू रखो 1 1 1 रूट टू डाइन को या 1 डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट कर लें तो 10 टू द पावर -5 न्यूटन। √2 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस न्यूटन, दिस इज आंसर। कूलॉम्स लॉ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर होगा। बाकी जो प्रॉब्लम्स आप कर रहे हैं, कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर केवल सेंड करें। थैंक्स।